हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम 10 साल के करेंगे क्योंकि 2024 के हिसाब से 2014 से शुरू करेंगे, 2023 तक हम करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उनके जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, उनको भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पेपर में आया था, पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग बैट, बियर, रोडेंट। फिनोमेना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ एनिमल। तो हमें इसमें से ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें देखना है कि फिनोमेना कौन सा है, हाइबरनेशन। और हाइबरनेशन होता क्या है? हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीपिंग। क्या होता है? जैसे हम कहते हैं विंटर स्लीप, जब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, तो एनिमल्स कहाँ चले जाते हैं? हाइबरनेट करने चले जाते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है, इंटरनल बॉडी डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए लो टेम्परेचर से दे गो अंडर हाइबरनेशन, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। और हाइबरनेशन के अंदर जो एनिमल्स जाते हैं ना, वो होते हैं वार्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि बैट, मैमल्स, बर्ड्स, ये लोग जाते हैं हाइबरनेशन। तो अब हाइबरनेशन तो ये जाते हैं। एक इसकी बिल्कुल अपोजिट टर्म होती है जो हम देखेंगे एनालिसिस में। हम ऐसी ही चीज़ें देखते हैं कि हाइबरनेशन से रिलेटेड दूसरी और क्या चीज़ है। हाइबरनेशन से रिलेटेड क्या है? एस्टिवेशन। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो विंटर स्लीप है, ये समर स्लीप है। ठीक है, समर स्लीप है, समर स्लीप है। और दूसरा क्या, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। इसमें क्या होता है, ये भी यही होता है कि एक्सेसिव लॉस ना हो वाटर का बॉडी से, इंटरनल बॉडी डैमेज ना हो हाई टेम्परेचर की वजह से, इसलिए ये समर स्लीपिंग के अंदर एनिमल्स जाते हैं। ये एनिमल्स कौन से होते हैं? ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो वाले जो उनसे स्नेल, अर्थवॉर्म, फ्रॉग्स, ये क्या होते हैं, अपने आप को डैमेज से बचाने के लिए, हाई टेम्परेचर से जो डैमेज क्रिएट होगा इनकी बॉडी में, ये दे अंडरगो एस्टिवेशन। तो अब बात क्वेश्चन की हो रही है हाइबरनेशन की, है ना। अब हाइबरनेशन में हमने देखा था कि कौन से बर्ड्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, वो हैं बैट, मैमल्स, बर्ड्स। अब यहाँ पे देखो, बैट, मैमल्स, डियर, रोडेंट्स। तो ये क्या ऑप्शन हो गया? क्योंकि देखो आपको रोडेंट्स पे डाउट होता है मोस्टली, क्योंकि बैट और बियर का तो हमें पता है कि हाइबरनेट करते हैं। तो रोडेंट्स भी क्या आते हैं, फिनोमिना के अंडर आते हैं जो हाइबरनेशन करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग डिसीजेस, डायप्थेरिया, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। विच ऑफ द अबव डिसीज हैज और हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। जो इरेडिकेट हुई है वर्ल्ड से, इंडिया से, वो 3 डिसीज है। पहला है प्लेग, ठीक है, दूसरा है लेप्रोसी, लेप्रोसी जो डिसीज होती है, तीसरा है स्मॉल पॉक्स, तीसरा है स्मॉल पॉक्स। अब ये देखिए ऑप्शन में इन तीनों में से क्या क्या है, सिर्फ स्मॉल पॉक्स है, सो ओनली 3 इज द ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे एड्रेनलिन एंगर, फियर, डेंजर को डिनोट करने वाला हार्मोन है। एड्रेनलिन की वजह से आपको ये सब, एड्रेनलिन रश की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब इनको ना इन्होंने ऐसे बताया कि विटामिन से डेफिशिएंसी डिसीज बतानी है आपको, कौन सी मैच करती है। विटामिन सी से स्कर्वी होती है, जी बिल्कुल होती है। विटामिन डी से रिस्केट होती है, बिल्कुल जी होता है। विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए से। किससे होता है? विटामिन ए से। ठीक है, और विटामिन ई से क्या होता है? स्टेरिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेरिलिटी। कहने का मतलब सेक्सुअल पावर का लॉस होना। ठीक है, ये होता है विटामिन ई से। उसके रिप्रोडक्शन पावर का डिक्रीज होना, उसे बोलते हैं विटामिन ई से जो हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस कहाँ से आते हैं? विटामिन ए से। तो अब हमारे ऑप्शन कौन कौन से ठीक है? पहला और दूसरा, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन सी और विटामिन डी वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ द अदर 3। मतलब इन्होंने कहा कि 3 की तो क्लास सेम है, लेकिन एक की जो है वो क्लास अलग होगी। ठीक है, लेकिन ये तीनों के तीनों एक फाइलम से आते हैं। मतलब सॉरी, चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं, क्रैब, स्कॉर्पियो, माइट और स्पाइडर, चारों के चारों एक फाइलम से आते हैं। कौन सा फाइलम है वो? अर्थोपोडा। कौन सा है? अर्थोपोडा। ठीक है, अब उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं, तो 3 एक क्लास से आते हैं। देखो मैं आपको क्या बताती हूँ, जिस तरीके का ये ऑप्शन है ना, देखने से ऐसा लगता है कि ये 2 ऑप्शंस हैं जो एक जैसे हैं और ये 2 ऑप्शन एक जैसे हैं। ठीक है, चलो माइट और स्पाइडर मान लिया एक जैसे हैं, या क्रैब या स्कॉर्पियन
हमें लगा कि एक जैसे हैं, तो इनमें से भी ढूंढना पड़ेगा कि तीसरा कौन सा, और इनमें से भी ढूंढना पड़ेगा तीसरा कौन सा है। अब माइट और स्पाइडर, ठीक है, माइट और स्पाइडर और क्रैब और स्कॉर्पियो, इन चारों में से हमें बताना है कि 3 एक क्लास की, और जो सबसे अलग है वो किस क्लास का और वो क्यों है। ठीक है, जो एक क्रैब जो बिलोंग करता है वो क्रुस्टेशियस क्लास से करता है। क्रैब जो है वो क्रस्टेशियस क्लास से आता है, लेकिन बाकी तीनों जो उनसे है वो कहाँ से आते हैं, एर्कनाइडा। क्लास 9th की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, 8th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वेयर यू नो अबाउट आर्थ्रोपोडा एंड वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्लास 9th की बुक से है। उसके बाद देखिए डायटम्स क्या होते हैं, डायटम्स किसे बोलते हैं हम। अच्छा, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, क्रुस्टेशियस, हेरिंग्स, डायटम्स, हमें ना यही नहीं पता होता डायटम्स हैं क्या। तो डायटम क्या है, एक एल्गे का नेम है। ठीक है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद क्रुस्टेशियस क्या है, एक एनिमल है, जैसे वो होती है ना अपनी क्रैब्स वगैरह होते हैं, सी एनिमल है। ठीक है, सी एक्वेटिक एनिमल बोल सकते हैं जिसे हम, सी एनिमल के बजाय इट्स बेटर टू कॉल एक्वेटिक एनिमल है। और हेरिंग्स क्या है, एक फिश की टाइप है। अब हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि डायटम्स, और ये ना लिखा होता है, ये भी एनसीईआरटी से ही आता है, कि जहाँ पे ये मेंशन किया होता है डायटम्स, इनके नाम मेंशन किए होते हैं। ठीक है, हेरिंग्स मस्ट बी इन द टाइप ऑफ फिश, आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर में कभी मेंशन हुई होगी या कहीं भी आपकी बुक्स में मेंशन हुई होगी। तो लेकिन ये जो डायटम और क्रुस्टेशियस है ये एनसीईआरटीज में पक्का मेंशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए डायटम्स, एल्गा, क्रुस्टेशियस, हेरिंग्स, और इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब जो भी चीज़ एल्गा है, एल्गा क्या है, एक प्रोड्यूसर है। हम यहीं से देखते हैं पहले, एल्गा क्या है, एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्राइमरी लेवल पे आता है ना फूड चेन में। उसके बाद क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर है तो एक प्राइमरी कंज्यूमर है। और जो फिश है, फिश किसे खाएगी, इस एनिमल को खाएगी। ठीक है, क्रैब को खाएगी, तो ये है सेकंड कंज्यूमर। तो अब इनका सीरीज देखना है हमें। तो अब क्रुस्टेशियस पहले आ गया, डायटम्स तो नहीं खाएंगे क्रुस्टेशियस को, और फिर फिश जो है एल्गा को तो नहीं खाएंगी, तो ये हमारा गलत हो गया। डायटम सबसे पहले बिल्कुल ठीक है, ये भी गलत हो गया कि क्रुस्टेशियस जो ये होती है हमारी स्नेल्स वगैरह ये खाएंगी फिश को, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो ठीक है वो है ए। एल्गा को कौन खाएगा, एक्वेटिक एनिमल खाएगा, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, श्रिम्स टाइप के क्रुस्टेशियंस में आते हैं। उसके बाद श्रिम्स वगैरह को कौन खाती है, फिश खाती है। ठीक है, नीम ऑयल कैन बी यूज एज पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का क्या होता है, जो पेस्ट को किल करने के लिए काम आता है, बिल्कुल नीम ऑयल उसमें यूज होता है। ठीक है, टू कंट्रोल द प्रोलिफिकेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट, सम, वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक है। नीम सीड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स, बिल्कुल बायोफ्यूल और हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको नीम को क्या करते हैं, पानी में डुबो के रखते हैं और उसके बाद उसके स्प्रे को यूज़ किया जाता है। नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, मेडिसिन्स में यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं नीम के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स C6H12O6 प्लस O2। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इसमें एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फूड इज ऑक्सीडाइज, फूड कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ, फूड तो ये बना है। ठीक है, जो स्टार्च बोल लो, ग्लूकोज बोलो, जो बना है वो ये बना है। ठीक है, तो फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ना रिलीज करता है, तो ये तो गलत है। ऑक्सीजन इज टेकन, ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट, बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल अपोजिट लिख दिया। उसके बाद अब ये 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारी, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी, नहीं, क्योंकि ये जो सनलाइट है वो फ्री एनर्जी है। ठीक है, जिसको कन्वर्ट कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में और स्टोर कर रहा है। तो क्या ऑप्शन हो गया, बी। उसके बाद बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या, स्टेम, रूट, लीव्स, बर्ड्स, एक प्लांट के किसी भी पार्ट को
असेक्सुअल पार्ट को या रिप्रोडक्टिव पार्ट से अलग जो पार्ट होता है उनको आप यूज कर रहे हो टू डेवलप इट्स टू ग्रो मोर प्लांट्स, ठीक है, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पहला ऑप्शन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस क्लोनल पॉपुलेशन। क्लोनल पॉपुलेशन का मतलब है क्लोन टाइप की पॉपुलेशन। मतलब मान लो कि अगर हमने किसी की बड से दूसरा ट्री या कोई प्लांट ग्रो किया है तो उसकी जो जिस पेड़ की हमने बड ली है, जिस स्टेम की हमने बड ली है, उस प्लांट की, उस हर्ब की सेम प्रॉपर्टीज इसमें होंगी, एग्जैक्टली सेम। फॉर एग्जांपल अगर उसका सीक्वेंस, जेनेटिक सीक्वेंस 1 2 3 है तो 1 2 3 ही क्लोन के अंदर होगा। दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, ठीक है, जेनेटिकली एंड फिजिकली। तो वो होते हैं क्लोनल पॉपुलेशन। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यही होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेट द वायरस। नो, आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये चीज़ नहीं होती कि आप एलिमिनेट, क्योंकि क्लोन बन रहा है ना। जब क्लोन बन रहा है तो ये बिल्कुल अपोजिट बात लिखी हुई है इसकी, ठीक है, इसके अपोजिट लिखी हुई है ना ये बात, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो इसकी सेकंड जो बात है वो गलत है। अब देखो ऑप्शन से यही पता चल जाएगा आपको, पहला तो सही है ही है, तो बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ से, तो ये दो बचते हैं हमारे पास। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर। आप साल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन को किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल मीडियम में होती है नर्सरीज वगैरह में, तो टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया 1 और 3। कंसीडर द फॉलोइंग टेक्निक्स एंड फिनोमिना। फर्स्ट है बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन स्लाइसिंग। विच ऑफ द अबव इज और आर यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी क्रॉप होती हैं? ये वो क्रॉप होती हैं जो मॉडिफाई होती हैं, दोज क्रॉप विच आर मॉडिफाई थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। जो मॉडिफाई किससे होती हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से, ठीक है, उन क्रॉप्स को बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो जेनेटिक तो नहीं होता, ठीक है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग तो नहीं करता, तो ये कट गया क्योंकि दोनों किसके ऑप्शंस हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब बात आती है, फर्स्ट कट गया। अब उसके बाद आती है जीन स्लाइसिंग। जीन स्लाइसिंग क्या होती है कि मान लो ये एक सेट ऑफ जीन्स है आपका, उसके बीच में से आपने जीन निकाला, काटा, स्लाइस किया, और दूसरा जीन आपने जो स्लाइस किया हुआ है किसी और डीएनए का, उसको आपने इसके अंदर डाल दिया, तो ये होती है जीन स्लाइसिंग। तो जीन स्लाइसिंग तो है, तो नन भी नहीं है। और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज ऑल्सो द ऑप्शन फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। सेकेंड एंड थर्ड। लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग ecological succession even on bare rock are actually a symbiotic association of which of the following? algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi and mosses। तो ये तो है algae और fungi की सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो लाइकेंस हैं, ठीक है। और लाइकेंस क्या है? लाइकेंस के बारे में अगर हमें देखना हो तो ये बायो इंडिकेटर है। क्या है? बायो इंडिकेटर है, स्पेशली SO2 गैस। SO2 गैस इन्वायरमेंट में अगर ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में अगर SO2 गैस ज़्यादा है तो ये ग्रो ही नहीं करता, लाइकेन वहाँ पे ग्रो ही नहीं करता। और कहाँ करता है? कोल्ड प्लेसेस पे ग्रो करता है लाइकेन, ठीक है। और क्या है कि ना लाइकेंस जो होते हैं ना, अपना जो मॉइस्चर है, वाटर है, जो अपना न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम एयर, क्योंकि सॉइल के ऊपर तो होते नहीं है, रॉक के ऊपर होते हैं ये, ठीक है, बेयर रॉक के ऊपर होते हैं। तो जो रिलेशन है ना एल्गा फंगस का, ये ग्रो नहीं कर पाता, ये रिलेशनशिप नहीं बन पाता अगर एयर में क्या है? पोल्यूशन है। तो अगर ये देखना है कि कहीं पे ठंड में रॉक्स के ऊपर लाइकेंस की पॉपुलेशन कम है या ग्रो नहीं कर रही है अब लाइकेंस, दैट मीन्स पोल्यूशन क्या है वहाँ पे? इंक्रीज कर चुका है, SO2 गैस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, एल्गा एंड फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। पहला है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्लोराइड, पहला है क्रिस्टलाइजेशन। अभी किसी भी जैसे सोल्ट की क्रिस्टलाइजेशन होती है, अगर बड़ा सा सोल्ट, रॉक सोल्ट लेके आते हैं, अगर उसको हम तोड़ते हैं पाउडर फॉर्म में, ठीक है, तो उसके क्रिस्टल्स, बड़े क्रिस्टल छोटे क्रिस्टल्स में ब्रेक होते हैं। क्या इससे केमिकल चेंज होता है? क्योंकि केमिकल चेंज क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की आप क्या चेंज कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप आयरन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दोगे, क्या वो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी? रहेगा तो आयरन ही ना। तो ऐसे ही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्लोराइड है, तो क्रिस्टलाइजेशन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो गया तो पानी बना, पानी को दोबारा फ्रीज कर दो, क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। सारिंग ऑफ मिल्क, सारिंग ऑफ मिल्क क्या है कि दूध में पहले मिल्क था हमारे पास, उसके बाद आपने उसमें स्टार्टर लगा दिया, स्टार्टर विच इज़ कर्ड आपने लगा दी उसमें, या कोई भी खट्टी चीज़ लगा दी, कर्ड लगा दी, या आपने वो लगा दिया, मक्खन लगा दिया, लस्सी लगा दी, तो स्टार्टर दे दिया आपने उसको फर्मेंटेशन के लिए, अब वो बन गया कर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं?
फर्मेंटेशन। तो इसमें तो दूध की प्रॉपर्टी और कर्ड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो सारिंग ऑफ मिल्क इज द केमिकल चेंज, जहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इसमें स्पेसक्राफ्ट के बारे में बात की गई है और उसका पर्पस लिखा हुआ है सामने। तो अब स्पेसक्राफ्ट हमारे पास है कैसिनी ह्यूगिन्स पहला, जिसका सामने पर्पस लिखा है ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डाटा टू द अर्थ। जो ये स्पेसक्राफ्ट था, किसी भी प्रोडक्ट की आप क्या चेंज कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप आयरन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दोगे, क्या वो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, रहेगा तो आयरन ही ना। तो ऐसे ही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्लोराइड है, तो क्रिस्टलाइजेशन तरीके का ड्रोन ही था, ठीक है, अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। जो किस प्लैनेट पे भेजा गया था, वीनस पे नहीं भेजा गया था, सेंट टू सैटर्न पे भेजा था उसे, ठीक है। अब ये तो गलत हो गया हमारा पहले वाला तो, ठीक है। उसके बाद मैसेंजर जो था उसको मैपिंग और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था मरकरी की, बिल्कुल सही। वॉयगर 1 और 2 को क्या किया था, सोलर सिस्टम एक्सप्लोर कर रहा था। तो ये तो हो गए हमारे दोनों ठीक। तो ऑप्शन क्या हो गया, 2 और 3। एक ये चीज़ है कि आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, कितना भी पैटर्न चेंज हो, बेसिक्स आपके वही रहेंगे, ठीक है। अगर आपको एजर्शन और रीजनिंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लाइनें वही हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा फर्क नहीं हुआ है उसके अंदर, ठीक है। हाँ ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, आपने प्रैक्टिस इस तरीके के क्वेश्चंस की होती है पिछले कुछ सालों से। तो बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो वो वाली चीज़ भी हो जाती है। स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, जो किस प्लैनेट पे भेजा गया था, वीनस पे नहीं भेजा गया था, सेंट टू सैटर्न पे भेजा था उसे, ठीक है। अब ये तो गलत हो गया हमारा। उसके बाद देखिए, अच्छा एक ये चीज़ ज़रूर देखना, जब आप स्पेस क्राफ्ट या किसी चीज़ की बात करते हैं ना, उसके बारे में ना आप ऑप्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके बारे में हमें कितना पढ़ना है, किसी भी टॉपिक के बारे में हमें कितना पढ़ना है। जैसे अग्नि 4 मिसाइल की बात हो रही है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अब इसका हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई एक तो हमें देखना है कि मिसाइल एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, या सरफेस टू एयर है, ये मिसाइल है कैसी, हमें ये चेक करना है। दूसरा, उसका फ्यूल किस तरीके का है, ये चेक करना है। डिलीवरी कितनी कर रहा है वो, ठीक है, उसका वॉरहेड कितनी दूर तक वो जाएगी, ये चेक करना है। उसके बाद देखिए, अच्छा एक ये चीज़ ज़रूर देखना, जब आप स्पेस क्राफ्ट या किसी चीज़ की बात करते हैं ना, उसके बारे में ना आप ऑप्शन, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं अग्नि 4 की। तो जैसे ये किस तरीके की मिसाइल है, टाइप ऑफ मिसाइल क्या है, ये इंटरमीडिएट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज की। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, इंटरमीडिएट, ठीक है, रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये तो इसका टाइप हो गया। उसके बाद ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। तीसरा जो है, इसमें बात हुई है कि फ्यूल बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, जी ये 2 स्टेज इंजन है इसका, विच इज सॉलिड प्रोपेलेंट्स, ठीक है। तो ये गलत होगी स्टेटमेंट हमारी। उसके बाद जो हमें पढ़ना क्या, हम वो देख रहे हैं पहले बात। अब वॉरहेड है हमारा, वॉरहेड है जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर का है, वो 15। तो ये सब आपको पढ़ना है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं अग्नि 4 की। तो जैसे ये किस तरीके की मिसाइल है, टाइप ऑफ मिसाइल क्या है, ये इंटरमीडिएट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट किलो टन से लेके 250 किलो टन तक है, ठीक है, विच इज कन्वेंशनल एंड थर्मोबैरिक, विच इज कन्वेंशनल एंड थर्मोबैरिक। और क्या देखना है, लेंथ कितनी है इसकी 20 मीटर्स, और वेट कितना है 17,000 किलोग्राम, ठीक है। ऑपरेशनल रेंज ये ज़रूर देखनी है, ऑपरेशनल रेंज क्या है इसकी 4,000 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने पढ़ा। टाइप जो हमने पढ़े वो क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब ये जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से देखते हैं क्या गलत है क्या सही। 1 टन तक डिलीवर करेगा, 15 तो सबसे लीस्ट है। लिक्विड प्रोपेलेंट, सॉलिड प्रोपेलेंट, और ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी 2 स्टेज है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये सही है इसका ऑप्शन। उसके बाद देखिए, इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। अब आप एक बात देखिए, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम अगर हम अपनी भी करवाते हैं आधार कार्ड की, तो हमारा क्या क्या चीज़ चेक होती है, रेटिनल स्कैनिंग होती है, आइरिस स्कैनिंग होती है,
ठीक है। और एक और चीज़ होती है जो जिसे बोलते हैं वॉइस रिकग्निशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के अंदर आती हैं अलोंग विद फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, ठीक है, जो आपके फ़ोन में भी होती है, ठीक है। किसी का फ़ोन आइरिस स्कैनिंग कर रहा है, कोई रेटिनल स्कैनिंग कर रहा है, और वॉइस रिकग्निशन से भी फ़ोन खुलते हैं, ठीक है, और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग तो है ही है। उसके बाद अगला टॉपिक देखो, विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है फोटोवोल्टिक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कैसा कन्वर्जन है? डायरेक्ट कन्वर्जन है लाइट का इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो हमारे घरों में जो सोलर पैनल्स लगते हैं ना, वो जो सोलर पैनल्स में जो बॉक्सेस बनते हैं वो क्या है? फोटोवोल्टिक्स हैं, ठीक है। While solar thermal is a technology which utilize the sun rays to generate heat, पहले वो हीट जनरेट करेगी और उस हीट को फर्दर यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस में, ठीक है। ये है सोलर थर्मल की बात। अब ये है फोटोवोल्टिक। क्या ये दोनों डेफिनेशन सही हैं? हाँ जी, ये डेफिनेशन सही दी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर इन्होंने कहा डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो डायरेक्ट कन्वर्जन में तो डायरेक्ट करंट बनना था, तो इन्होंने दे रखा है अल्टरनेटिव करंट। फोटोवोल्टिक जनरेट्स अल्टरनेटिव करंट, फोटोवोल्टिक जनरेट्स डायरेक्ट करंट, ठीक है। वाइल थर्मल जो सोलर थर्मल जनरेट्स अल्टरनेटिव करंट। इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टिक्स, विच इज रॉन्ग। इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर फोटोवोल्टिक्स, ठीक है। ओह, तो ऑप्शन क्या हुआ इसका? ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स आर यूज्ड इन मेनी हाउसहोल्ड्स प्रोडक्ट्स लाइक मैट्रेस अपहोल्स्ट्री, व्हाई इज देयर सम कंसर्न अबाउट देयर यूज। अब ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स होते क्या है? ब्रोमिनेटेड BFR भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैपिटल BFRS, ये भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रोमिनेटेड का मतलब का क्या है कि एक जो हम पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रोमीन से ही लिखा हुआ है ब्रोमिनेटेड, ठीक है। ये क्या होता है? ब्रोमिनेटेड कंपाउंड होता है, ठीक है। ब्रोमिनेटेड कंपाउंड होता है, उसको यूज करते हैं किस लिए? कि अगर घर में आग लग रही है ना, तो इन चीज़ों में आग ना लगे। अपहोल्स्ट्री क्या होती है? ये एक मटेरियल है जो इनके कवर्स में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। क्यों कंसर्न है हमें इसका? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, ठीक है। हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, डिग्रेड नहीं होते, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? ख़त्म नहीं होते, ऐसे ही पड़े रहते हैं, जैसे प्लास्टिक पड़ी रहती है वैसे ही। दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन, मतलब जो इसकी फ्यूम्स जो इसमें से ये निकलती है, जो हर प्रोडक्ट की अपनी फ्यूम्स होती हैं, वो फ्यूम्स जो होती है मतलब कि आपकी बॉडी में क्या होंगी? इकट्ठा होंगी, आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी है। तो ऑप्शन क्या है इसका? बोथ 1 and 2। उसके बाद देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज बाय द इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। वाई? कुछ कंसर्न है नैनो पार्टिकल से रिगार्डिंग, जिसमें केमिकल एलिमेंट्स यूज होते हैं जो इंडस्ट्री में, ठीक है। अब इसका क्या है? पहला, दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड कंटेमिनेटेड वाटर एंड सॉइल। बिल्कुल, ठीक है। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे होते हैं एनवायरनमेंट में, और इन्वायरमेंट में आएंगे तो सोयल और वाटर को क्या करेंगे? कंटेमिनेट करेंगे, मतलब ख़राब करेंगे, ठीक है, टॉक्सिक बनाएंगे। बिल्कुल, अगर पानी और सोयल के अंदर मिक्स हो सकते हैं तो मतलब हम जो सोयल से फूड ले रहे हैं या पानी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में भी एंटर करेंगे, और बॉडी में एंटर करेंगे तो फूड चेन में भी एंटर करेंगे, ठीक है। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। बिल्कुल, दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो अनस्टेबल है, ठीक है, जो सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है, सेल के अंदर, उस टाइम एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है जो अनस्टेबल है, और जो फ्री रेडिकल है ये सेल के अंदर बिल्डअप होता है और उसे डैमेज करता है। फ्री रेडिकल का क्या काम होता है? ये डैमेज करता है सेल को, ठीक है, सेल को डैमेज करेगा
और दूसरा क्या है, सेल के साथ डीएनए, लिपिड्स, प्रोटीन, इन सब में भी क्या करता है, इन मॉलिक्यूल्स को भी डैमेज करता है। और ये इतना डैमेज करता है कि आपकी बॉडी में ना फ्री रेडिकल, एजिंग, कैंसर, इन तरीके की बीमारी प्रोड्यूस करता है। और फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है ना, वो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ऑक्सीजन जो है ना, वो फ्री रेडिकल्स को रिएक्ट करा के ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक नैनो पार्टिकल के बारे में कि नैनो पार्टिकल्स में क्या क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा फ्री रेडिकल के बारे में। ठीक है, और फूड चेन क्या है, फूड चेन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले किया था, डायटम्स, क्रूस्टेशियंस और हेरिंग्स करके जो हमारी वो थी, एक क्वेश्चन था ना इसी में, तो ये क्या हमारी फूड चेन है। ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो ये सीरीज बनती है इसे बोलते हैं हम फूड चेन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया क्लस्टर बीन, जो जिसे ग्वार की फली भी बोलते हैं, ट्रेडिशनली यूजेस वेजिटेबल और एनिमल फीड बट रिसेंटली कल्टिवेशन ऑफ दिस हैज अज्यूम्ड significance, which of the following statement is correct in this context। ठीक है, अब क्या है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इन चारों में से बताना है कि ग्वार की फली को क्यों ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है। एक पहला ऑप्शन है, द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा, द गम मेड फ्रॉम इट्स सीड इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस। अब शेल गैस क्या होती है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। शेल गैस, शेल गैस क्या है, एक नेचुरल गैस है। क्या है, एक नेचुरल गैस है। ठीक है, और नेचुरल गैस होने के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होती है और कहाँ बोलते हैं इसके डिपॉजिट कहाँ है, सी के अंदर, रिवर डेल्टास पे, लेगून्स पे। ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी है। ठीक है, उसके अंडर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वहाँ पे इसके डिपॉजिट मिलते हैं, जैसे हमारे फ्यूल के मिलते हैं ना डिपॉजिट, उसी तरीके से। और इंडिया में शेल गैस मिलती कहाँ कहाँ पे है, जो शेल गैस है वो मिलती कहाँ कहाँ पे है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उसने कहा था 96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रिकवरेबल रिजर्वायर्स है हमारे पास शेल गैस के, जो कहाँ पे हैं, प्रणीता गोदावरी बेसिन में। ठीक है, गोदावरी बेसिन में, राजस्थान एंड विंध्या का जो बेसिन है वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, शेल गैस के क्या डिपॉजिट्स। ठीक है, उसके बाद बात की है तो ये इसका ऑप्शन सही है। द नेक्स्ट है, द लीफ एक्सट्रैक्टेड ऑफ दिस प्लांट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीहिस्टामिन्स, इट इज अ सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी बायोडीजल। ऐसा नहीं है, द गम मेड फ्रॉम इट सीड इज यूज एज एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस। अब अगला क्वेश्चन यही आ गया, देखो, विद रेफरेंस टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इट्स नॉट कन्वेंशनल, इट्स नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड कोल बेड मीथेन और शेल गैस। कोल बेड मीथेन जो है वो प्योर मीथेन गैस है जो एक्सट्रैक्ट होती है कोल सीन से। ठीक है, शेल गैस एक मिक्सचर है किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट होता है सेडिमेंट्री रॉक से। ये बात हम पढ़ चुके हैं, फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री, ये इसकी डेफिनेशन भी है, क्या ये सही है। ठीक है, उसके बाद इन इंडिया अबेंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज एग्जिस्ट बट सो फार नो शेल गैस सोर्स हैज बीन फाउंड। ये गलत है। तो शेल गैस के सोर्सेज हमने बता दिए कहाँ कहाँ पे हैं, बेसिन्स के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या है कि ऑप्शन 1 ठीक है। ऑप्शन 1 हो गए 2014 के क्वेश्चंस हमारे सारे के सारे। आई होप आप लोगों को हेल्प करे ये क्वेश्चंस। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2014।